हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो गया था। उसके बाद एक टॉपिक है अपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोरेंज रूपांतरण। तो जो अपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है, ये आइंस्टीन ने दिया था। इसके अनुसार इसके दो अभिगरित हैं। पहला है कि अपेक्षता का सिद्धांत, भौतिक शास्त्र के नियम भौतिक शास्त्र के नियम सभी जड़ निर्देश तंत्र में समान होते हैं। यानी जो हमने जो एस और एस डैश जो दो निर्देश तंत्र लिए थे, इसमें और इसमें जो भौतिक घटनाएं हैं वो समान दिखाई देंगी। यानी जिस वेग से इसमें चल रही है इस वेग से उसमें चलती दिखाई देगी। इस प्रकार दोनों में समान घटनाएं एक साथ समान दिखाई देंगी। ये मतलब विद्युत चुंबकीय में भी लगेगा, प्रकाश की तरंग में लगेगा, सब में ये नियम लगता है। दूसरा है कि प्रकाश चाल की निश्चलता। जो निर्वात में जो प्रकाश चाल है वो सी वेग से चलता है। तो जो प्रकाश का वेग सी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब ये मिरर M2 था, जब इस साइड प्रकाश जा रहा था, जब जा रहा था तो इसका वेग था c माइनस वी, और जब आ रहा था प्रकाश तो इसका वेग था c प्लस वी, जब ये v वेग चल रहा था। या हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसकी हेडलाइट है, इस पे ये लाइट आगे है। मान लो ये 1000 किलोमीटर पर वेग से चल रही है, ये 1000 किलोमीटर पर वेग से चल रही है, और जो प्रकाश का वेग है वो है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जब कोई व्यक्ति यहां से देखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को ये प्रकाश का वेग या ये प्रकाश इस वेग से, जब व्यक्ति यहां से देखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रकाश इसको इस वेग से चलता दिखाई देगा। नहीं, ये हमेशा इसी वेग से चलता दिखाई देगा। चाहे ये यहां है, चाहे ये गाड़ी स्थिर है, चाहे ये गाड़ी चल रही है, या कुछ भी हो, तो प्रकाश का वेग कांस्टेंट होता है, वो इतना होता है। ये आइंस्टीन ने बताया था। तो जो ये हमने ये जो फॉर्मूला निकाला था कि सी माइनस वी से जा रहा है, सी प्लस वी से प्रकाश आ रहा है, तो उसके बाद ये जो है ये गलत है। ये सी से ही जा रहा था और सी से आ रहा था, इसलिए उनमें किसी प्रकार की कोई फ्रिंजें प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण यदि हम सी लेंगे तो उसका रिजल्ट सही आएंगे। जो ये लिए थे इसलिए वो रिजल्ट गलत हो गया था। तो ये तो थे अपेक्षा के विशिष्ट सिद्धांत के दो अभिगरित। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोरेंज रूपांतरण। हमने गैलीलियो रूपांतरण में पढ़ा था कि दो निर्देश तंत्र है वो चल रहे हैं तो उनमें किस प्रकार रूपांतरण होगी। तो अब हम वही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें वेग कम था, और अब हम पढ़ेंगे बहुत अधिक वेग के लिए, मतलब प्रकाश के वेग के आसपास के लिए। तो ये जो दो अभिगरित है आप इनको लिख लीजिए, और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका टाइम बच जाए। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, डालिए लोरेंज रूपांतरण। लोरेंज रूपांतरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, और सब एग्जाम में आते हैं। बीएससी में नहीं, सब एग्जाम में आते हैं लोरेंज रूपांतरण। अब देखिए, हम मानते हैं कि दो जड़त्व निर्देश तंत्र है। हम मानते हैं कि दो जड़त्व निर्देश तंत्र है। ये है एस निर्देश तंत्र, और एक अन्य निर्देश तंत्र है एस डैश। ये है एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश। हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, y में और z में नहीं मानते हैं। तो जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है ये जड़त्व निर्देश तंत्र है, और ये v वेग से गतिशील है। तो अब देखिए, अब मानते हैं हम कोई बिंदु, और इस बिंदु की निकालेंगे निर्देशांक, और जो निर्देशांक आएंगे उनमें निकालेंगे रिलेशन। जो वो रिलेशन है वो कहलाते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो ये बिंदु माना P है, ये बिंदु P है।
तो इसमें इसके यहां से देखेंगे तो इसके निर्देशांक होंगे x, y, z और t। और जब हम इसको यहां से देखेंगे तो इसके निर्देशांक होंगे x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। अब देखिए जो गैलीलियो रूपांतरण था उसमें था t डैश बराबर t, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। हम ये प्रूफ करते हैं आगे, देखिए। तो आप लिख सकते हैं, माना कोई दो निर्देश तंत्र s व s डैश है, दो जड़त्व निर्देश तंत्र s व s डैश है तथा s डैश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। s डैश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है तथा प्रारंभ में t बराबर 0 पे लिखिए, प्रारंभ में t बराबर 0 पे o व o डैश परस्पर संपाती थे, लेकिन t समय पश्चात ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तथा t समय पश्चात ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो किसी समय t पर बिंदु P के निर्देशांक, किसी समय t पर बिंदु P के निर्देशांक S में x, y, z, t होंगे। किसी बिंदु P के निर्देशांक S में x, y, z, t होंगे तथा S डैश में उसी बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश और t डैश होंगे। आगे भी लिख लिया हम सुविधा के लिए, अभी तो ये लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिंदु O और O डैश है वो t समय पश्चात की स्थिति है। तो जो ये है, हम मानते हैं कि किसी समय t पर बिंदु O पे और O डैश पे गोलीय तरंगार्ग बन रहा है। तो जो गोलीय तरंगार्ग बन रहा है, तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन का जो अपेक्षित का विशिष्ट सिद्धांत में जो पहला विकृत है वो ये है कि दोनों में जड़त्व निर्देश तंत्रों में सभी घटनाएं समान होती है। तो जो यहाँ गोलीय तंत्र बनेगा तो यही गोलीय तरंगाग्र बनेगा, वो O डैश पे भी वही गोलीय तरंगाग्र बनेगा क्योंकि S और S डैश जड़त्व निर्देश तंत्र हैं। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पे है गोलीय तरंगाग्र तो उसका वेग c होगा, प्रकाश का गोलीय तरंगाग्र तो c है, तो ये c वेग से ये जाएगा और c वेग से ही इसमें भी c वेग होगा। हम जानते हैं सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में सभी जगह प्रकाश का वेग नियत होता है, तो दोनों में c और c होंगी। तो अब निकालते हैं हम टाइम। तो देखिए t बराबर बिंदु, लिखिए बिंदु O से P तक जाने में लगा समय t है। तो देखिए यहां से यहां तक का, ये सॉरी गलत हो गया, यहां से यहां तक का जो सदिश होगा वो स्थिति सदिश होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी c प्रकाश वेग से t समय में चली गई दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी होगी ct डैश। तब लिखिए बिंदु O से P तक जाने में लगा समय, बिंदु O से P तक जाने में लगा समय तो T होगा, वो होगा OP अपॉन किस वेग से गया c, दूरी कितनी है OP, जो OP होगी वो दूरी होगी, ये तो 0 0 है, 0 0 और 0, ये हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटा c। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर t स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर c स्क्वायर, इस साइड गुणा कर दिया c स्क्वायर t स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि बिंदु O डैश से जब हम ये निकालेंगे, बिंदु O डैश से बिंदु P की जो दूरी निकालेंगे वो भी हम इसी प्रकार निकालेंगे कि ये,
तो लिखिए बिंदु ओ से, बिंदु ओ डैश से, बिंदु ओ डैश से पी तक की दूरी, ओ डैश से पी तक की दूरी, बिंदु ओ डैश से पी तक की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तो ये टी डैश होगा। तो टी डैश क्या होगा, ओ डैश पी अपॉन सी, यहां भी वेग सी है और यहां भी वेग सी है, तो ये होगा अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर बटे सी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इसको माइनस में लेंगे बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों बिंदु P के निर्देशांक रूपांतरण की समीकरण है। वैसे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये डैश ये डैश ये डैश, ये डैश है ये भी डैश है स्क्वायर, ये भी डैश है और ये भी डैश। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं दोनों समीकरण बराबर ही हैं क्योंकि बिंदु P के ही निर्देशांक है। तो समीकरण 1 व 2 से वैसे भी समीकरण के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों 0 बराबर तो आपस में बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई समीकरण, ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए यदि हम ये मान ले कि ये जो निर्देशांक है, सॉरी ये जो एक्स डैश निर्देश तंत्र है वो सिर्फ एक्स दिशा में जा रहा है, यदि ये एक्स दिशा में जा रहा है तो वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड होगा। हमने गैलेलियो रूपांतरण में पढ़ा था, तो हम ये लिखते हैं यदि एस डैश निर्देश तंत्र, यदि एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष v वेग से एक्स दिशा में, v वेग से एक्स दिशा में ही गतिशील है, तो एक्स दिशा में गतिशील है तो y डैश बराबर y और z डैश बराबर z होगा। तो ये दो तो बराबर होंगे, ये हमने गैलेलियो रूपांतरण में भी देखा था। तो यहां देखिए समीकरण इससे यदि x डैश बराबर सॉरी y डैश बराबर y हो और z डैश बराबर z हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। तो ये बचेगा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर होगा एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 4 में एक्स डैश और टी डैश का हम क्या मान रखे कि समीकरण ये आ जाए। तो इसके लिए हम पहले यूज करते हैं कि जो पहले गैलेलियो रूपांतरण पढ़े थे वो रख के देखते हैं कि वो इसमें निर्देश तंत्र में सही है या नहीं है। यदि वो वैलिड है तो हम लिख सकते हैं गैलेलियो रूपांतरण से बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं गैलेलियो रूपांतरण से तो गैलीलियन रूपांतरण से गैलीलियन हम गैलीलियन रूपांतरण क्या लिख सकते हैं कि एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, और जो गैलीलियन रूपांतरण जो टी डैश था वो टी के बराबर था। तो इसमें रखेंगे तो ये होगा, यहां रखते हैं और ये प्राप्त करते हैं, तो यहां रखेंगे पहले
तो ये होगा x माइनस वी टी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश की जगह टी रख दे टी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके बाद इसकी टर्म लिख देता हूं वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये माइनस 2x वी टी। अब देखिए क्या ये इसके बराबर आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो ये दो टर्म है ये दो टर्म एक्स्ट्रा आई। इसका मतलब ये है कि इस रूपांतर में गैलेलियन रूपांतर समीकरण वैलिड नहीं है। तो हमें चाहिए अब नए समीकरण। हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी। तो यह लिखिए आप गैलेलियन रूपांतरण से समीकरणों के रूपांतरण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक टर्म वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी अधिक आती है। गैलेलियन रूपांतरण से ये रूपांतरण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक टर्म वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी एक टर्म अधिक आती है। तो ये वैलिड नहीं है। तो हम क्या करें? हमें एक नए निर्देशांक रूपांतरण की आवश्यकता है। तो हम लिखेंगे ये गैलेलियन रूपांतरण समीकरण में आपने लिख लिए, इसका आगे लिखिए। तो हम एक नया रूपांतरण समीकरण लिखते हैं। तो हम एक नया रूपांतरण समीकरण मानते हैं। तो हम एक नया रूपांतरण समीकरण मानते हैं। अब हमने क्या माना? हमने माना x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी। ये हमने समीकरण माना। ये तो था लॉरेंज रूपांतरण समीकरण x माइनस वी टी। हम इसके साथ गुणा कर रहे हैं एक कांस्टेंट। ये ये चर है, हमने ये एक चर गुणा किया है। जो ये चर है ये x और t से फ्री है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। हमने गैलेलियन रूपांतरण ये पढ़ा था, ये गैलेलियन रूपांतरण पढ़ा था। ये वैलिड नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा तभी ये वैलिड होंगे। तो हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं गामा का, कि एक चर है जो इस प्रकार गुणा है। तो हम देखते हैं कि अब इसके मान क्या होंगे। तो यह लिख सकते हैं गामा एक चर है जो कि x व t से, जो कि x व t पर डिपेंड नहीं करता है, यानी फ्री है x व t से, x व t पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो हम ये मान लें कि ये रूपांतरण सही है। तो ये रूपांतरण सही है तो हमें चाहिए गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू क्या होगी? ये रूपांतरण इस समीकरण को, समीकरण नंबर 4 को संतुष्ट कर दे। तो हम ये तो सही समीकरण, ये तो वो 4 थी, ये 5 हो गई। हम लिखते हैं यदि निर्देश तंत्र एस डैश की सापेक्ष गतिशील हो तो ये निर्देशांक रूपांतरण किस प्रकार लिखे जाएंगे? तब ये याद था, ये था कि ये v वेग से चल रहा था, ये f ये s डैश। यदि हम इसको इस तरह मान ले तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस v वेग से चल रहा है। बात तो एक ही है। तो जब निर्देश तंत्र s डैश के सापेक्ष गति करे, या हम लिख सकते हैं कि वे निर्देशांक रूपांतरण जो s डैश s के सापेक्ष है, तो s डैश के सापेक्ष s में निर्देशांक रूपांतरण, s में निर्देशांक रूपांतरण। तो जो x में निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो किस प्रकार होंगे? अब तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएंगे डैश, ये गामा, ये हो जाएगा x डैश माइनस वी टी डैश। अब देखिए यहां गामा नहीं बदलेगा। गामा क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि गामा x और t पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए गामा का मान गामा रहेगा। बदलेंगे समीकरण 5 नंबर के x और t के मान, तो हमारे पास आ गई है h डैश की वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे t डैश की वैल्यू। तो इसमें ये आप लिख लेंगे h डैश के सापेक्ष s निर्देशांक रूपांतरण ये है।
क्या लिखिए कि जब एस डैश एस के सापेक्ष गति करेगा, सॉरी एस डैश के सापेक्ष एक्स गति करेगा, तो वो वी वेग से नहीं, सॉरी माइनस वी वेग से गति करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस होगा। ये फिर से लिख देता हूं एक बार मैं, यहां देखिए ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वी वेग से गतिशील है, और ये हो जाएगा टी डैश। तो ये निर्देशांक रूपांतरण हो जाएंगे गामा एक्स प्लस वी टी। अब देखिए समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 से हम एक्स डैश का मान लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है कि टी डैश की वैल्यू क्या होगी। वाई डैश और जेड डैश की हमें पता चल गई, एक्स डैश की पता चल गई। अब हमें वैल्यू पता करनी है तो टी डैश की और गामा की। तो समीकरण 6 है, इसमें ये जो मान आए हैं एक्स डैश, ये एक्स डैश है, ये टी डैश है, तो एक्स डैश टी डैश की वैल्यू हम समीकरण नंबर 5 से लिखते हैं। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 रखते हैं। समीकरण 5 पुट इन इक्वेशन 6। तो क्या मान होंगे देखिए, x बराबर होगा गामा एक्स डैश, तो एक्स डैश का मान होगा गामा एक्स माइनस वी टी, तो ये हो जाएगा गामा एक्स माइनस वी टी, और ये हो जाएगा प्लस वी टी डैश, वी टी डैश। अब हम इसको करना है सोल्व और हम निकालेंगे वैल्यू। तो देखिए इस गामा को नीचे भेज देता हूं, ये बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। अब देखिए एक्स अपॉन गामा क्या हो गया, एक्स अपॉन गामा, एक्स अपॉन गामा इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये है गामा एक्स माइनस गामा वी टी, और ये हो जाएगा वी टी डैश। अपने को वैल्यू चाहिए टी डैश की, तो इसका मतलब इसको सबको इस साइड भेजते हैं। ये हो जाएगा एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स, और ये हो जाएगा माइनस गामा वी और टी, और ये हो जाएगा वी टी डैश। तो यहां लिख सकते हैं हम टी डैश बराबर क्या होगा, ये भी अपॉन में चल जाएगा, तो एक्स अपॉन वी एक्स, एक्स अपॉन गामा वी, एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा एक्स अपॉन वी, और ये हो जाएगा v से v कैंसिल, ये बटे में आएगा v से v कैंसिल, माइनस गामा टी। अब देखिए गामा सब में है तो इसका मतलब गामा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा गामा तो बाहर, यहां बचेगा, ये तो बचेगा, एक मिनट मुझे गड़बड़ लग रही है, ये साइड आएगा तो माइनस, ये साइड आएगा तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा। अब देखिए इसमें से गामा कॉमन ले रहे तो इसमें बचेगा टी, इसके बाद इसमें बचेगा गामा बाहर आ गया एक्स अपॉन वी, और इसमें बचेगा एक्स, ये प्लस का है, एक्स अपॉन, इसमें गामा ऊपर नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर वी। तो ये जो समीकरण आई है ये है टी डैश के बराबर, ये है टी डैश के बराबर। तो समीकरण नंबर 6 आ गई। समीकरण नंबर 7, तो समीकरण 5 व 7 से हमें वैल्यू पता है टी एक्स डैश और टी डैश की। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि गामा क्या है। यदि गामा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारे पास एक्स डैश और टी डैश, वाई डैश और जेड डैश के रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो हम जो वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण, इसका मतलब ये है कि समीकरण 5 और 7 से ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो समीकरण 7 किसके मान, समीकरण नंबर ये थी 4, समीकरण 4 में वैल्यू रख रहे हैं तो इस साइड रख देते हैं। समीकरण 5 व 7 को पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 4।
तो रखते हैं, चलो देखते हैं। तो इस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। उस साइड देखिए एक्स डैश का स्क्वायर, तो एक्स डैश ये रहा, इसका स्क्वायर मतलब गामा एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। उसके बाद इसमें है सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और टी डैश की स्क्वायर। टी डैश ये है, तो गामा टी। अब देखिए इसमें x अपॉन वी कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन भी ले लेते हैं। तो x अपॉन वी कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ये और ये का स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं अब सरल, इसको सोल्व करते हैं और हमें प्राप्त होगा मान गामा का। यदि गामा का मान प्राप्त हो गया तो जो समीकरण आएंगे वो कहलाएंगे लोरेंज रूपांतर समीकरण। इसको सोल्व करते हैं, पहले देखते हैं। ये हो जाएगा गामा स्क्वायर बाहर और अंदर इसका होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2x बी टी। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा गामा स्क्वायर और अंदर होंगे इसका ये a है और ये पूरा b है, तो a का स्क्वायर टी स्क्वायर, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस 2 ए भी होगा, 2 ए तो क्या है t और b क्या है ये, तो x अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन गामा का स्क्वायर। अब देखिए तो समीकरण ये है x अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 7 आ गई थी, ये है 8। तो समीकरण 8 में हम यदि दोनों साइड टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें तो देखते हैं। समीकरण 8 से टी स्क्वायर गुणांक की तुलना करने पर, समीकरण 8 से टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर देखिए ये टॉपिक बड़ा जरूर है लेकिन सरल है। हमें क्या करना है, एस में एस डैश में बिंदु पी के निर्देशांक रूपांतरण लिखने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लगाने हैं गैलेन रूपांतरण। गैलेन रूपांतरण वैलिड नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, इसलिए हम उससे गुणा करते हैं गामा का। गामा गुणा करने के बाद हमें निकालना है टी डैश की वैल्यू और एक्स डैश की वैल्यू, तो एक्स डैश निकल जाएगा और टी डैश निकल जाएगा। यदि ये समीकरण सही है तो समीकरण नंबर 4 को संतुष्ट करनी चाहिए, इसलिए समीकरण 4 में वैल्यू रख रहे हैं। और जो समीकरण 4 के बाद हमें चाहिए गामा की वैल्यू, इसलिए हम टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना करें। तो इस साइड टी स्क्वायर का गुणांक है माइनस सी, तो ये है माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर। इस साइड देखिए ये है टी स्क्वायर, तो इसके गुणा में है वी स्क्वायर, एक गुणा में गामा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर गामा स्क्वायर और टी का तो स्क्वायर गुणा कॉमन गुणांक तुलनाएं कर रहे हैं। तो इस साइड ये हो गया पूरा, इसमें टी है आगे टी स्क्वायर नहीं है। इसमें देखिए इसमें टी है टी स्क्वायर नहीं है, इसमें टी स्क्वायर नहीं है, इसमें है टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर के गुणांक में क्या होगा, एक तो ये गामा गुणा होगा और एक ये सी स्क्वायर गुणा होगा और साथ में माइनस गुणा होगा, तो माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर तो अट जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए गामा स्क्वायर की वैल्यू, तो इस साइड से हम कॉमन ले सकते हैं गामा स्क्वायर, या ले, अब देखिए ये तो होगा माइनस सी स्क्वायर, इस साइड कॉमन ले लिया गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं गामा स्क्वायर की वैल्यू, तो गामा स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, ये है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में है वी स्क्वायर, ये है माइनस सी स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए नीचे से हम सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे सी स्क्वायर है तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा स्क्वायर होगा, ऊपर नीचे सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऊपर सी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद लिख रहा हूं मैं यहाँ पे
तो ये जो गामा स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम आती है। अब हमें निकालने हैं गामा की वैल्यू, यदि ये है तो हमें निकालने हैं एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू गामा के फॉर्म में। तो जो एक्स डैश की वैल्यू थी वो थी एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी और टी, और जो टी डैश की वैल्यू है वो है गामा टी माइनस एक्स अपॉन वी कॉमन, और ये बच गया 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू है, इसको हम कर देते हैं अब साफ। अब देखिए इसमें समीकरण में गामा का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगी समीकरण एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो आ गई एक्स डैश की वैल्यू। जो ये मान है ये समीकरण नंबर 4 को संतुष्ट करते हैं। अब समीकरण नंबर ये इसमें ये होगा टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस गामा स्क्वायर, तो ये 1 माइनस, अब देखिए 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू यहां से देख लीजिए, कहां से देखेंगे, यहां से देख लीजिए 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए गामा स्क्वायर होगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 अपॉन करेंगे तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए वो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर है, तो साइड 1 का हटा देते तो 1 माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस, तो एक से एक कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू सीधे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये समझाने के लिए था, आप समझ गए कि 1 अपॉन 1 माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो ये आ गया टी डैश बराबर गामा, ये हो गया टी, ये हो गया, देखो एक वी से एक वी कैंसिल, तो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गई एक्स डैश की वैल्यू, ये आ गई टी डैश की वैल्यू, और वो है वाई डैश और जेड डैश। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर, क्या गामा ही रख रहा हूं, वैसे आप वैल्यू रख सकते हैं इसकी, गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो जो ये समीकरण आई है समीकरण नंबर 8 हो गई, तो ये समीकरण नंबर 9 है और ये समीकरण नंबर 10 है। तो जो समीकरण नंबर 10 है ये कहलाते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण, और जो समीकरण 9 है वो कहलाता है लोरेंज फैक्टर यानी लोरेंज गुणांक। तो जो समीकरण 9 और 10 है वो है इंपोर्टेंट, वो है लोरेंज रूपांतरण समीकरण। ये है जो ये वी वेग है, हमने जो ये वी वेग लिया है ये लगभग वी के सी के बराबर है, सी के बराबर नहीं है, लगभग बराबर है या कम है इससे। जैसे सी का मान है 3 गुणा 10 की पावर 8, तो हम वी को ले रहे हैं 2 गुणा 10 की पावर 8, या लिख सकते हैं कि 3 गुणा 10 की पावर 7, इस प्रकार की वैल्यू है वी की। तो ये जो समीकरण आए हैं ये है लोरेंज रूपांतरण समीकरण। कल पढ़ेंगे व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण, उसके बाद हमें तो बहुत सारे पढ़ने हैं, उसके बाद वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण, उसके बाद लंबाई में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, द्रव्यमान किस प्रकार बदल जाता है, टाइम जो सबसे इंपोर्टेंट था वो ये देखिए, हमने गैलन रूपांतरण पढ़ा था कि जो टी में एस में एस डैश में टाइम समान रहता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी निर्देश तंत्र में टाइम नहीं बदलता, लेकिन वास्तव में टाइम बदलता है और वो इस प्रकार बदल रहा है। देखो टी डैश और टी की वैल्यू समान नहीं आई, इसका मतलब यह है
कि रूपांतरण समीकरणों में टाइम बराबर नहीं होता, सॉरी लोरेंज रूपांतरण में टाइम बराबर नहीं होता। तो चलिए कल मिलते हैं।